हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और ये अपना सेशन है एसए का सीएपीएफ के लिए, जिसमें आज हम लोग पॉवर्टी इन इंडिया जो अपना एसए का टॉपिक है उसको कवर करने वाले हैं। इसके साथ ही भारत सरकार के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं गरीबी उन्मूलन के लिए, ये सारे टॉपिक को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि ये YouTube का फर्स्ट ऐसा चैनल है जो आपको हिंदी में ऐसे का कंटेंट अवेलेबल करवा रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। ये सारे कोर्स आपको पेड मिलते हैं, और अगर आपको नहीं पता है कि मैं अनअकैडमी पे पढ़ाता था तो उसका वीडियो मैंने दिया है आपको, और वहाँ पे पेड कोर्सेज जो भी जाते थे उसके बारे में आपको पता है। तो ये सारे कंटेंट पेड कोर्स के जो आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रहे हैं, तो आपसे उम्मीद है कि आप इस चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा और जितना हो सके आप अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए, क्योंकि अभी आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो चलते हैं अपने टॉपिक के तरफ। अपना जो टॉपिक है वो है पॉवर्टी इन इंडिया। इसमें एक चीज तो क्लियर हो गया हुआ है कि हम लोग जो एसे लिखते हैं, ठीक है, हम लोग जो एसे लिखते हैं उसको हम लोग तीन पार्ट में बांट ले रहे हैं अभी, ठीक है। एसे को हम लोग अभी तीन पार्ट में बांट ले रहे हैं। मैं हर एक वीडियो में ये बात इसलिए डिस्कस करता हूँ कि आपको ये याद हो जाए। पहले वाले में हम लोग इंट्रोडक्शन देते हैं, दूसरे वाले में हम लोग इसका बॉडी देखते हैं, ठीक है, और तीसरे वाले में हम लोग इसका कंक्लूजन कर लेते हैं। और बॉडी वाले पार्ट को हम लोग बॉडी वाले भाग को हम लोग 5 पार्ट में बांट लेते हैं। इसमें हम लोग 2 में इसके हिस्ट्री को लिखते हैं और 3 में करंट अफेयर्स को मेंशन कर देते हैं। तो ये स्ट्रेटजी मेरे तरफ से आपको दिया जाता है। अगर इस टाइप से आप लिखते हैं तो आपको जरूर बहुत सारे नंबर आएंगे एसेज में, और यूपीएससी यही चाहती भी है। तो फर्स्ट हम लोग ये देखते हैं कि भाई गरीबी कहते किसको है। तो गरीबी वो है, ठीक है, गरीबी उस अभिशाप को बोला जाता है, ठीक है, जिसमें व्यक्ति अपने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है, ठीक है। अब मूलभूत आवश्यकताओं में आता क्या है, तो मूलभूत आवश्यकताओं में रोटी आता है, कपड़ा आता है और मकान आता है। मीन्स एक व्यक्ति के पास अगर न रोटी खाने के लिए है, न कपड़ा पहनने के लिए है, और न ही मकान उसके पास रहने के लिए है, तो उस स्थिति में हम ये बोल सकते हैं कि वो आदमी गरीब है, ठीक है। लेकिन गरीबी जो होता है वो अपने देश में अलग अलग तरीके से होता है। अब हमारे इंडिया में अगर मूलभूत आवश्यकताएं नहीं है तो उसको गरीब समझेंगे। जैसे इंडिया में अगर उसको रोटी कपड़ा और मकान नहीं है, मूलभूत आवश्यकताएं, तो वो गरीब है। लेकिन सेम चीज अगर हम आते हैं अमेरिका में, ठीक है, अगर हम इसको अमेरिका में आते हैं तो अमेरिका में अगर किसी के पास 4 व्हीलर नहीं होगा तो उसको गरीब माना जाएगा, ठीक है। तो ये जो गरीबी और अमीरी का जो रेखा है ये देश के ऊपर डिपेंड करता है। और एट प्रेजेंट में हमारे देश में अगर हम गरीबी को देखें तो जो भी व्यक्ति मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता उसी को हम लोग गरीब बोलते हैं। लेकिन अमेरिका के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। अमेरिका में अगर हम बोलेंगे कि यहाँ पे ये व्यक्ति मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा है तो उसको वहां पे गरीब नहीं बोला जाता है, क्योंकि वहां पे हर एक व्यक्ति अभी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है। लेकिन वहां पे जो आदमी अभी 4 व्हीलर मेंटेन नहीं कर सकता है उसको वहां पे गरीब बोला जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का है। देश अलग अलग देश का अपने अपने तरीके से स्टैंडर्ड किया गया हुआ है कि वो गरीबी को कैसे स्टैंडर्ड करता है। सेम उसी तरीके से हमारे देश में है कि अगर हमारे देश में कोई रोटी कपड़ा और मकान नहीं मकान अगर किसी के पास नहीं है तो हम लोग उसको गरीब बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अब आते हैं इसके बॉडीज के पार्ट में। तो हमारे यहाँ जो गरीबी है, हमारे यहाँ जो पॉवर्टी है, हमारे यहाँ जो गरीबी है, इसके बढ़ने के बहुत सारे कारण है। हम एक किसी पार्टिकुलर रीजन को नहीं बोल सकते हैं कि यही है जो इसी के कारण गरीबी बढ़ रहा है, फिर गवर्नमेंट उसके ऊपर वर्क करती, उसको रिड्यूस करती और फिर गरीबी हट जाता। लेकिन ऐसा है नहीं, इंडिया में गरीबी बढ़ने के बहुत सारे कारण है, जिसमें पहला कारण आपका जनसंख्या आ जाता है। फर्स्ट रीजन जो है वो आपका पॉपुलेशन है, ठीक है। पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन जितना बढ़ेगा, अब सपोज दैट यहाँ का पॉपुलेशन 100 है, अभी मैं जहाँ पे बैठा हूँ यहाँ का पॉपुलेशन 100 है और यहाँ पे केवल 2 नौकरियां हैं, तो 98 लोग को या तो निजी क्षेत्र में जाना पड़ेगा या फिर यह बिजनेस करेंगे, तो बाकी का 98 लोग जो होगा वो कहीं ना कहीं से बेरोजगार ही होगा। तो जैसे ही जनसंख्या बढ़ती है तो रोजगार का सृजन भी तो कम होते जाता है ना, रोजगार की संख्या बहुत कम होती है। उस स्थिति में रोजगार अगर कम होगा तो आदमी के पास पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो गरीबी आएगी। तो पहला रीजन हम लोग डायरेक्ट दे सकते हैं इसके लिए कि जनसंख्या इसका सबसे बड़ा कारण होगा, ठीक है। निर्धनता को बढ़ाने में इसकी सबसे अहम भूमिका होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग व्यवहारिक ज्ञान,
ठीक है। नेक्स्ट के लिए हम लोग आ जाते हैं व्यवहारिक ज्ञान। सपोज दैट आपने अभी सीएपीएफ का एग्जाम देना है, आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, आपके पास ग्रेजुएशन का अच्छा नॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास हिस्ट्री का नॉलेज होगा, आपके पास जियोग्राफी का नॉलेज होगा, आपके पास पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज होगा। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए पार्टिकुलर कोई काम करने के लिए, तो आप ये काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने व्यवहारिक ज्ञान नहीं लिया है। ठीक है, आपने व्यवहारिक ज्ञान नहीं लिया है, आप सैद्धांतिक ज्ञान के ऊपर काम कर रहे हैं। मीन्स आपके पास कौशल नहीं है। ठीक है, आपके पास कौशल नहीं है, आपने केवल पढ़ाई के ऊपर फोकस किया है, जो आपका एकेडमिक रहा उसके ऊपर, लेकिन आपने कोई कौशल के ऊपर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण अब आप क्या हो सकता है कि उपाधि तो ले लेंगे, आप ग्रेजुएट तो बोले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेजुएट आप है, लेकिन आप ग्रेजुएट हैं इससे कोई दिक्कत नहीं, आपके पास उपाधियां होगी, लेकिन आप न तो अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और ना ही कोई पार्टिकुलर वर्क कर सकते हैं, अगर आपके पास कौशल नहीं है तो ये जो दोषपूर्ण शिक्षा है वो भी कहीं ना कहीं से बेरोजगारी को बढ़ा रही है, और बेरोजगारी डायरेक्टली रूप से गरीबी को बढ़ा रहा है। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि दोषपूर्ण शिक्षा भी इसके लिए इक्वली जिम्मेवार है। नेक्स्ट आ जाता है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग के बारे में आप लोग जानते हो, यह ग्रामीण स्तर पे कुटीर उद्योग चलाया जाता है। ठीक है, कुटीर उद्योग चलाया जाता है। इस कुटीर उद्योग में होता क्या है, यहाँ पे छोटे स्तर पे छोटे छोटे उद्योग लगाए जाते हैं, जैसे अगरबत्ती। ठीक है, अगरबत्ती, जैसे आपका चूड़ी, ये सारे छोटे छोटे उद्योग होते हैं। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या था, ऐसे इसमें आप जूट को भी ले सकते हैं। जूट का जो बोरा होता है, ठीक है, जूट का एक बोरा होता है, उसको भी यूज किया जाता है। लेकिन प्रीवियस टाइम से, अंग्रेज के आने के पहले से इंडिया में क्या हुआ था कि कुटीर उद्योग बहुत अच्छे तरीके से चल रहे थे। अंग्रेज आया, सोचा कि भाई ये तो कुटीर उद्योग से सारे काम कर ले रहे हैं। पहले नमक भी कुटीर उद्योग से ही हो जाता था, नमक का भी काम कुटीर उद्योग से हो जाता था। तो उन्होंने देखा कि ये तो सारे अपने जो इनके नीड्स है वो कवर कर ले रहे हैं, तो इसने क्या किया, कुटीर उद्योग के ऊपर अपना शोषण करना स्टार्ट किया, सारे कुटीर उद्योग को बंद करवा दिए। लेकिन ये पहले की बात है, ये 1947 की बात है, 1947 से पहले की बात है। अभी गवर्नमेंट को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ग्रामीण स्तर पर रोजगार की कमी तो हो ही रही है, ग्रामीण स्तर पर रोजगार की कमी हो रही है, इसके साथ साथ जो है वो कहीं ना कहीं से जीडीपी भी कम हो रहा है। ठीक है, जीडीपी भी कम हो रहा है, प्लस ग्रामीण स्तर का जो रहन सहन है वो भी गड़बड़ होते जा रहा है। तो इसलिए कुटीर उद्योग के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, तभी हम एक अच्छा जो है वो अपना रोजगार सृजन करेंगे, और यहाँ से फिर क्या होगा कि गरीबी को कम करने में आसानी होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है इसके लिए फैक्ट्स। दूसरा आ जाते हैं कि प्रेजेंट में सबसे बड़ी विडंबना क्या है इंडिया के लिए, कि भारत में कितने लोग गरीब हैं यही पता नहीं है, कितने लोग गरीब हैं ये पता है ही नहीं इंडिया को। तो यहाँ पे क्या होता है इंडिया में कि उपभोग और आय दोनों के आधार पर गरीबी के स्तर को मापा जाता है। ठीक है, लेकिन 70 साल के बाद आज तक ये भी पता नहीं चल पाया कि इंडिया में आखिर गरीब कितने लोग हैं। क्योंकि जब हमको एग्जैक्ट पता चलेगा, एग्जैक्ट अगर हमको रेशियो पता होगा कि गरीब कितने हैं और अमीर कितने हैं, तो इसके लिए हम अलग तरीके से नीति बनाएंगे और केवल गरीब को बेनिफिट पहुंचाएंगे उससे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं अभी तक, तो वास्तविक संख्या पता ही नहीं चलती है, और वास्तविक संख्या पता नहीं चलती है, और फिर उसमें बीच में दलाल और दल्ले लोग भी इसमें बहुत सारे काम करते हैं। ठीक है, अगर पैसे फंड किए जाते हैं गरीबी को खत्म करने के लिए, तो कुछ ऐसे नेता भी होते हैं जो ब्लैक मनी को यहाँ पे जमा करते हैं, और वो उसके कारण होता क्या है कि निर्धनता तो बनी ही रहती है, और साथ ही साथ भूखमरी, चोरी, डकैती, ये सारी जो अपराध है, ये सारे चीज यहाँ पे मिलकर के आते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा मैटर है। अब क्या होगा कि ये सारे चीज बढ़ रहे हैं, चोरी भी बढ़ रही है, डकैती भी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। आप देखते होइएगा बिहार की कंडीशन को, अगर आप देखिए तो बिहार में एक मुजफ्फरपुर ऐसा जगह है जहां पर हर एक दूसरे और तीसरे दिन एटीएम की लूट होती है, हर एक दूसरे और तीसरे दिन यहाँ पे बैंक से चोरी कर लिए जाते हैं। तो ये किस कारण से हो रहा है, कहीं ना कहीं से आपके पास रोजगार नहीं है, या फिर अगर आपके पास रोजगार है भी तो उस लेवल तक नहीं है कि आप इक्वल उसको डिवाइड कर सके। दूसरी बात की भूखमरी की समस्या होगी तो लोग चोरी करने पे उतरेंगे ही, ऐसी कंडीशन है। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा बहुत अच्छे तरीके से।
गवर्नमेंट ध्यान दे भी रही है। और इसी के लिए सुमित्रा बोस के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया हुआ था, जिनको बोला गया कि भाई आप हमको एक रिपोर्ट दीजिए जिसमें हमको एग्जैक्ट पता चल सके कि हमारे यहाँ गरीब लोग हैं कितने। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि हम सामाजिक और आर्थिक जनगणना जो है उसके आधार पर आपको बताएंगे कि भारत में गरीब लोग कितने हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर वर्क किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ एक और चीज है जो गरीबी को मापता है, वो कैलोरी और क्रीमी लेयर है। ठीक है, कैलोरी से पता चलता है कि एक व्यक्ति अगर इतने कैलोरी एक दिन में भोजन करता है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये गरीबी रेखा के नीचे नहीं है। ठीक है, और अगर कोई उस कैलोरी के ऊपर बात करता है, ऊपर तक खाना खाता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो मतलब गरीबी रेखा के ऊपर नहीं है और वो गरीबी रेखा के नीचे है। तो ये इक्वली यहाँ पे बात आ जाता है कैलोरी लेवल का। ठीक है, इसके ऊपर भी, लेकिन ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा हुआ है, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। इस सिस्टम को चेंज किया जा रहा है कैलोरी लेवल को लेकर के, और इसी के लिए मध्याह्न भोजन टाइप का कुछ वर्क किया गया हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से, नो डाउट, लेकिन ये पूरी तरीके से सक्सेस नहीं हो पाया। तो यहाँ पे एट प्रेजेंट में हम लोगों ने देखा था, क्योंकि टॉपिक ही यहाँ पर है कि भारत में गरीबी और सरकार के द्वारा उठाए गए कदम, तो गवर्नमेंट अपने तरफ से जितना काम हो सकता है गरीबी उन्मूलन के लिए कर रही है, कोई शक नहीं है। तो इसलिए ये युद्ध स्तर पे कार्य किया जा रहा है गरीबी उन्मूलन के लिए, कोई शक नहीं है। जैसे में अगर आप देखिएगा तो एमएसएमई जो आपका मौजूदा भारी उद्योग जो है, ये सब के लिए गवर्नमेंट वर्क कर रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एमएसएमई पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि आप जो है कि आत्मनिर्भर बने, ज्यादा इंडिया आत्मनिर्भर बने, इसके ऊपर। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जनधन योजना जो एक मैटर था, सपोज दैट गवर्नमेंट की तरफ से 100 रुपया एक आदमी के खाते के लिए, एक आदमी के डेवलपमेंट के लिए आया हुआ था, यहाँ से फंडिंग होता है और कुछ पैसे दलाल लोग खा जाते हैं। ठीक है, दलाल लोग खाते हैं, और यहाँ पे आता है जो जिस व्यक्ति के लिए ये पैसा दिया गया हुआ था उसको केवल 20 रुपए। ठीक है, 80 रुपए बीच में ही खत्म हो जाते थे। तो प्रधानमंत्री ने सोचा कि इसके लिए कोई सिस्टम लगाते हैं कि डायरेक्ट उनके खाते में पैसा जाए। तो उन्होंने जनधन योजना लाया, खाता खुलवाया और डायरेक्ट पैसा यहाँ पे भेजते हैं ये। ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी जिसको बोला जाता है, वो आता है अब यहाँ पे। दूसरी बात, किसान विकास कार्यक्रम एक आया जिसमें किसान को 6,000 रुपये सालाना दिया जाता है यहाँ पे, और उनको 6,000 रुपये सालाना दिया जाता है, जिससे मिनिमम उनका जो खर्च होता है वो निकल जाता है बुआई के लिए, खाद के लिए, ये सारे के लिए। तो 6,000 रुपये इनको दिया जाता है। प्लस आपका दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में हुआ क्या था कि जितने भी गांव हैं, ठीक है, जितने भी ग्राम हैं, और कुछ ऐसे गांव थे जहां पे आज तक बिजली गई ही नहीं। ठीक है, आज तक बिजली गई ही नहीं, वहां के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना बनाया और सारे लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली का कनेक्शन दिया। अब बिजली का कनेक्शन अगर किसी गांव में जाएगा तो वहां पे छोटे छोटे स्तर पर उद्योग लगेंगे। ठीक है, छोटे छोटे स्तर पे उद्योग लगेंगे वहां पे, तो ये काफी हेल्प करेगा वहां के जीडीपी को बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ एक गांव में रोजगार पैदा करने के लिए। तो ये काफी बढ़िया था यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव। दूसरा मनरेगा है। मनरेगा के बारे में आप जानते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। इसमें एक व्यक्ति को 365 दिन में से 100 दिन वर्क देना है, लेकिन 100 दिन जो इनको काम देना है आदमी को, इसमें जितने लोग को सिलेक्ट किया जाएगा उसमें से 33% महिलाएं होंगी। तो यहाँ पे महिला के ऊपर भी ध्यान दिया गया मनरेगा में, और प्लस 100 दिन का अगर इनको रोजगार दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं से उनको खाने की जो दिक्कत है वो नहीं होगी। दूसरा इंदिरा आवास की बात है। इंदिरा आवास में व्यक्तियों को घर दिया जाता है। उज्ज्वला योजना में गैस दिया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट की, आसानी से खाना बनाया जा सके। तो ये सारी मूलभूत आवश्यकताएं जो थी वो गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही है गरीबी को खत्म करने के लिए। लेकिन इसके साथ ही एक बहुत बड़ी बात यह है कि आज तक हम लोग गरीबी को खत्म नहीं कर पाए। इसके पीछे रीजन जो है वो पूरी तरीके से एक अच्छा, आपका बोल सकते हैं कि प्लानिंग नहीं हो पा रहा है जिससे हम गरीबी को खत्म कर पाए। तो सरकार इसके ऊपर वर्क कर रही है, कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी अभी ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हम अपने देश में गरीबी को खत्म नहीं कर पाए हैं। कंक्लूजन के ऊपर चलते हैं। कंक्लूजन में हम ये बोल सकते हैं कि गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या है, नो डाउट, लेकिन इस पर सरकार जो है वो युद्ध स्तर से वर्क कर रही है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो अगर हम ऐसा बोलेंगे कि जनसंख्या
ठीक है, जनसंख्या जो हो गई जनसंख्या। इसके बाद हमारा अगर देखें तो शिक्षा, और उसके बाद हम लोग अगर देखें तो कुटीर उद्योग। ठीक है, कुटीर उद्योग और इसके साथ ही उद्योग, ये सारे के ऊपर अगर हम लोग ध्यान दें और फिर रोजगार का सृजन अगर किया जाए, ठीक है, रोजगार का अगर सृजन किया जाए तो इस सारे को ध्यान में रख करके अगर हम लोग ध्यान में रख के कोई प्लान करेंगे तभी ये गरीबी खत्म हो सकती है। और जैसे ही गरीबी खत्म होगी वैसे ही अर्थव्यवस्था का सतत और समावेशी वृद्धि होना स्टार्ट हो जाएगा। इससे इंडिया डेवलप करेगी और इंडिया का जो लेवल है ग्लोबल लेवल पे और ऊपर चला जाएगा अगर गरीबी इंडिया से खत्म होती है तो। ये था टॉपिक अपने लिए। आज हम लोग सीएपीएफ एसी के लिए जो गरीबी चैप्टर था इसको आज हम लोग कवर किए हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट को जाके आप जरूर देखिए। यहाँ पे आपको मॉडर्न हिस्ट्री के, आपके पास मॉडर्न हिस्ट्री के जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज है वो सारे आने स्टार्ट हो गए हुए, ज्योग्राफी के सीरीज आ रहे हैं, प्लस आपके 1000 एमसीक्यू जो पॉलिटी के है वो कंटिन्यू चल रहे हैं अभी यहाँ पर। और एसेज रिपोर्ट राइटिंग ये सेशन अभी जो आपका कंटिन्यू हो चुका है ये कंटिन्यू ही रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये वैसे भी यूट्यूब के लिए पहला चैनल है जो सीएपीएफ के लिए हिंदी में कंटेंट अवेलेबल करवा रहा है। तो अगर आप सीएपीएफ के एस्पिरेंट है तो बिल्कुल इस चैनल से जुड़िए क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट अवेलेबल करवा रहा है। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस चैनल को शेयर कीजिए क्योंकि आपके सपोर्ट की जरूरत है। अभी ये चैनल नया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।